स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी मंथन पर। हम लोग अब जो कल पढ़े थे उसके आगे की चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। कल हम लोगों ने स्वर के विषय में पढ़ा था, है ना, कि स्वर की संख्या कितनी होती है। तो स्वर की संख्या के विषय मैंने कल आपको बताया कि वास्तव में जो स्वरों की संख्या होती है वो 4 भी होती है, 7 भी होती है, 10 भी होती है और 11 भी होती है और 13 भी होती है। आज उसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। कल तो मैंने समझा ही दिया था कि वास्तव में जो ये अलग अलग इनकी संख्याएं मानी गई उनका आधार क्या है। अभी हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे। आगे क्या पढ़ना है हम लोगों को? आगे पढ़ना है स्वर भेद के आधार, कि वास्तव में स्वर भेद के आधार कितने हैं, कौन कौन से हैं और उनका वर्गीकरण फिर कैसे कैसे किया गया है। ठीक है, तो अगला हम लोग हेडिंग बनाएंगे स्वर भेद के आधार। स्वर भेद के आधार। स्वर भेद के आधार पूछा जाए स्वर भेद के कितने आधार हैं, तो स्वर भेद के आधार जो है वो 4 आधार हैं। कितने आधार भैया? 4 आधार हैं। कौन कौन से हैं? तो पहला आधार मात्रा काल के आधार पर। पहला आधार उत्पत्ति के आधार पर है। पहला आधार किसका है? उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद। क्या भैया? स्वर भेद। दूसरा आधार है मात्रा काल का। तो लिखेंगे मात्रा काल, या इसी को हम कालमान भी कह देते हैं। क्या कहते हैं? कालमान के आधार पर स्वर भेद। के आधार पर स्वर भेद। स्वर भेद, ठीक है। इसी का जो तीसरा आधार है उसे हम कहते हैं प्रयत्न के आधार पर स्वर भेद। प्रयत्न के आधार पर स्वर भेद। प्रयत्न के आधार पर स्वर भेद। और जो चौथा आधार है वो चौथा आधार है उच्चारण स्थान के आधार पर। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर भेद। क्या भैया? स्वर भेद, ठीक है। तो ये 4 आधार हैं किसके? इस स्वर भेद के। आपसे पूछा जाए कि स्वर भेद के कितने आधार हैं, तो स्वर भेद के 4 आधार हैं। पहला आधार उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा है मात्रा काल के आधार पर, तीसरा है प्रयत्न के आधार पर और चौथा है उच्चारण स्थान के आधार पर स्वर भेद। इन चारों ही आधारों को हम क्रमागत पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहां से बहुत सारे प्रश्न परीक्षा में छोटे छोटे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जो पहला आधार हम लोगों को शुरू करना है वो क्या शुरू करना है? उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद। किसके आधार भैया? उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद। चलिए पढ़ते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद। आपसे पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर, इस उत्पत्ति के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं, तो इसके भैया 2 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहला होता है मूल स्वर। क्या होता है भैया? मूल स्वर होता है। और दूसरा कौन सा होता है? तो दूसरा होता है संधि स्वर। क्या होता है भैया? संधि स्वर होता है। संधि
स्वर होता है। ठीक है, अगर पूछे मूल स्वर की संख्या, तो मूल स्वर की जो संख्या होती है वो होती है 4। किंतु संधि स्वर से जो प्रश्न बनते हैं वो दो टाइप के बन सकते हैं, दो प्रकार से बन सकते हैं। यदि आपसे इसकी पूछे संख्या, क्या पूछे? संख्या, कि संधि स्वर की संख्या कितनी होती है, मैंने आप बताया था ना आपको कि संधि स्वर की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है भैया? 7 होती है। ठीक, लेकिन अगर यही आपसे पूछ ले कि संधि स्वर के प्रकार कितने होते, प्रकार, तो इसके जो प्रकार होते भैया वो 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक, कौन कौन से होते हैं? तो जो पहला है, पहले को हम कहते हैं दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। और दूसरे को कहते हैं हम लोग क्या? दूसरे को कहते हैं संयुक्त स्वर। क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, दीर्घ स्वर की संख्या जो होती है वो तो होती है 3, लेकिन जो संयुक्त स्वर होते हैं इनकी संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 4 होती है। अब जानते हैं कि अगर इसे मूल स्वर कहा गया तो मूल स्वर क्यों कहा गया, और मूल स्वर की संख्या अगर 4 मानी गई है तो 4 में कौन कौन लोग आते हैं, और वही 4 लोग क्यों आते हैं, ये भी कारण। क्योंकि जब तक आपको इनका कारण नहीं पता होगा कि इनकी संख्या 4 क्यों या इनकी संख्या 7 क्यों, तब तक ये चीजें आपको रटनी पड़ेंगी, चीजें आपके दिमाग में सेट नहीं होंगी। इसलिए आप इन चीजों को रटो मत और इन चीजों को समझते हुए चलो। यदि आपसे पूछा जाए भाई मूल स्वर किसे कहते हैं, तो मूल स्वर का मतलब होता है वे स्वर वर्ण जिनका निर्माण दूसरे वर्णों के योग से ना हुआ हो, दूसरे वर्णों के योग से ना हुआ हो, उनको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर। तो इनकी संख्या कितनी है? मैंने अभी बताया ना, इनकी संख्या कितनी होती है भैया? 4 होती है। कौन कौन से होते हैं? तो इसमें एक तो आता है अ, एक तो आता है ई, एक आता है उ, और एक आता है री। ये 4 वर्ण हुए। ये जो 4 वर्ण होते हैं, इन वर्णों का निर्माण किसी दूसरे वर्ण के योग से नहीं होता है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। अच्छा, इसका जो दूसरा भेद है उसे हम संधि स्वर कहते हैं। तो देखो, संधि का यदि आपसे अर्थ पूछ लिया जाए तो संधि का अर्थ ही होता है मेल। संधि का क्या अर्थ होता है? मेल। अर्थात संधि स्वर वर्ण उन वर्णों को कहा जाता है जो 2 वर्णों के योग से बने हुए होते हैं। कितने वर्णों के योग से? 2 वर्णों के योग से। जब 2 वर्ण आपस में मिलते हैं तो संधि स्वर वर्णों का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगर पूछे संधि स्वर वर्णों के प्रकार कितने हैं, तो संधि स्वर वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, एक तो होता है दीर्घ स्वर और एक होता है संयुक्त स्वर। अब दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? दीर्घ स्वर का मतलब होता है समान वर्णों के योग से बने हुए वर्णों को हम क्या कहते हैं भैया? दीर्घ स्वर कहते हैं। कैसे? देखो, जैसे जब अ के साथ में अ मिलता है तब बनता है आ, और जब ई के साथ में ई मिलता है तब बनता है ई, और जब ऊ के साथ में ऊ मिलता है तब बनता है ऊ। ठीक, तो ये जो 3 आप देख पा रहे हैं, ये तीन क्या है? तो इन 3 को ही हम कहते हैं भैया दीर्घ स्वर। क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर। क्यों कहते हैं? मैंने कारण आपको बता दिया। क्योंकि ये देखो समान वर्ण से बन रहा है ना, समान वर्ण से लग रहा है कि एक भाई भाई है ना। तो देखो, ये एक जैसा दिख रहे हैं, ये भी एक जैसा दिख रहे हैं, और ये भी एक जैसा दिख रहे हैं। तो ये एक जैसे हैं और इनसे ये बन गया, और ये एक जैसे दिख रहे हैं, इनसे ये बन गया, और ये एक जैसे इनसे ये बन गया। इसलिए ये क्या है? इनको हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर का मतलब ही होता है समान वर्णों के योग से बने हुए वर्ण। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपसे पूछा जाए कि भाई हम संयुक्त स्वर किसे कहते हैं, इनकी संख्या कितनी होती है? तो संयुक्त स्वर का मतलब होता है कि 2 असमान वर्ण, जब 2 असमान वर्ण आपस में मिलते हैं और एक नए वर्ण का निर्माण करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर का मतलब ही होता है 2 असमान वर्णों के योग से बने हुए वर्णों को हम क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं। ठीक है, कैसे? ध्यान से समझते हैं। देखो भाई, जब छोटा आ के साथ में क्या मिलता है? ई मिलता है
तब क्या बनता है, ए बनता है। और जब इसी अ के साथ में ये ए आके मिल जाता है तब निर्माण किसका होता है, अय का निर्माण होता है। ठीक है, जब इसी अ के साथ में मिलता है उ तब निर्माण होता है ओ का, और जब इसी आ के साथ ये ओ आकर के मिलता है तब निर्माण होता है किसका, औ का निर्माण होता है। किसका, औ का निर्माण होता है। ये चीजें नियमगत हैं। कैसे नियमगत हैं, समझ सकते हैं आप उनको, बताते भी। देखिए ध्यान से, पहले तो अगर आपसे पूछे भाई संयुक्त स्वर किससे कहते हैं, तो मैंने आपको बताया ना कि असमान वर्ण। देखो ये छोटा है और ये छोटी है, इन दोनों ये असमान है और इनसे ये बना है, इसलिए ये क्या है, ये संयुक्त स्वर है। अर्थात जो संयुक्त स्वर हैं उनकी संख्या कितनी है, तो उनकी संख्या भैया है कितनी, 4। ठीक है, अब देखो ये जो आप देख रहे हैं ये किस नियम से बना है, तो ये बना है दीर्घ स्वर संधि के नियम से, के नियम से बना है। ठीक है, और ये किससे कैसे बने हुए हैं, तो ध्यान रहे, है ना, इनका जो निर्माण हुआ है इसमें ए और ओ ये तो बने हैं गुण संधि से। किससे, गुण संधि से बने हुए हैं। ठीक, और इसमें जो आय है और ये जो औ है ये किससे बने हैं, तो ये भैया वृद्धि संधि से बने हैं। किससे, वृद्धि संधि से, वृद्धि संधि के नियम से बने हुए हैं। तो ये जो चीजें हैं ये नियमगत बनी हुई हैं, ऐसा नहीं कि इनको हम जो दिमाग में आया वैसे जोड़ दिया गया ना, सारी चीजें नियमगत है। अब आपसे पूछ लिया जाए कि भैया उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो स्वर वर्णों के 2 भेद होते हैं। पहला होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। मूल स्वर किससे कहते हैं, तो जिन वर्णों के मेल में, अर्थात जिस वर्णों के बनने की प्रक्रिया में किसी वर्ण का कोई सहयोगी ना हो, अर्थात वो स्वतंत्र रूप से खुद ही बने हुए हों। अर्थात ये जो 4 वर्ण देख रहे हैं इन वर्णों की क्या खास बात है, इनकी यही खास बात यह है कि इनका निर्माण किसी दूसरे वर्ण के योग से नहीं हुआ है, इसलिए इनको हम क्या कहते हैं, मूल स्वर। इनको संधि स्वर इसलिए कहते हैं कि इनका निर्माण 2-2 वर्णों के योग से हुआ है, इसलिए इनको कहते हैं हम संधि स्वर। संधि स्वर की संख्या कितनी होती है, तो संधि स्वर की संख्या होती है 7। प्रकार कितने होते हैं, तो प्रकार होते हैं 2। दीर्घ स्वर, इनके 2 भेद हुए, एक तो दीर्घ स्वर हुआ और एक संयुक्त स्वर। तो आपसे पूछा जाए कि दीर्घ स्वर कितने प्रकार के, 3। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। और संयुक्त कितने होते हैं संयुक्त स्वर, तो संयुक्त होते हैं 4 प्रकार के। ठीक है, चीजें समझ में आई है ना। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लें और फिर इसके अगले भेद पर चलते, क्योंकि ये तो पहला भेद है ना, ये तो पहला भेद हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे दूसरा भेद। ठीक है, मात्रा काल के आधार पर। तो स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, लिया, चलिए आगे चलते हैं। अगला है मात्रा काल के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। किसके आधार भैया, मात्रा काल के आधार पर। चलिए अगला है मात्रा काल के आधार पर स्वर वर्णों के भेद। कितने भेद होते हैं, तो इनके भैया 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो इनका जो पहला भेद है, पहला, उसे हम कहते हैं हर्ष स्वर। क्या, हर्ष स्वर। देखो हर्ष स्वर स्थितियां समझते हैं हम लोग। हर्ष लिखते समय भी हम लोग गलती कर बैठते हैं। हर्ष स्वर में ध्यान रहे कि जो रा की स्थिति होती है वो इस तरीके से लगती है, ये हर्ष है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो और इसे आप हर्ष ऐसे लिखना चाहे तो उसमें हा आधा होता है, रा पूरा होता है, आधा शाह होता है और वह होता है। ये हुआ हर्ष स्वर। ठीक है, यह भी सही है और
यह भी सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सही ये वाला माना जाएगा। ठीक, देखिए जिसे आप ह्रस्व स्वर कहते हैं उसी ह्रस्व स्वर को मूल स्वर भी कहा जाता है। क्या? मूल स्वर। इसी मूल स्वर को ही हम लोग क्या कहते हैं? लघु स्वर। क्या कहते हैं भैया? लघु स्वर। या इन्हीं को हम क्या कहते हैं? इन्हीं को हम कहते हैं छोटा स्वर, या इन्हीं को हम कहते हैं एक मात्रिक स्वर वर्ण। क्या कहते हैं? एक मात्रिक स्वर वर्ण, एक मात्रिक स्वर वर्ण। यदि इनकी संख्याओं की बात की जाए कि इनकी संख्या कितनी होती है भैया, तो इनकी जो संख्या मानी गई है वो संख्या कितनी मानी गई है? तो इनकी संख्या होती है 4। कितनी होती है? 4। ये जो लघु स्वर होता है, इस लघु स्वर का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? खड़ी पाई होता है। ये लघु स्वर, इस लघु स्वर का प्रयोग हम लोग पढ़ेंगे जब हम लोग छंद पढ़ेंगे, क्योंकि काव्यशास्त्र भी तो हम लोग को पढ़ना है। तो काव्यशास्त्र पढ़ेंगे तो वहां पर लघु स्वर और गुरु स्वर वर्ण का बहुत बड़ा योगदान होता है मात्राओं के निर्धारण की प्रक्रिया में। ठीक है, तो आपसे पूछे ह्रस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर, छोटा स्वर या एक मात्रिक स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। ठीक, अब इनमें 4 वर्ण कौन कौन से आते हैं तो उनकी स्थितियां समझ लेते हैं। तो इसके अंतर्गत आता है भैया ई, उ, आ, ई, उ और री। ये 4 वर्ण आते हैं। ये 4 वर्ण आते हैं। कितने? 4 वर्ण। ध्यान से समझिएगा। अब इसकी परिभाषा अगर बनानी पड़े तो परिभाषा यहीं से बनाएंगे। एक मात्रिक। एक मात्रिक का मतलब क्या हो गया? जिन वर्णों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उनको हम क्या कहते हैं? तो भैया उनको ही हम ह्रस्व स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं, छोटा स्वर कहते हैं या एक मात्रिक स्वर वर्ण कहते हैं। इनकी संख्या कितनी? तो इनकी संख्या होती है 4। कौन कौन है? तो एक अ, ई, उ और री। ये क्या है? ये चारों ह्रस्व स्वर है। इसी का जो दूसरा भेद होता है उसे हम कहते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। क्या कहते हैं भैया? दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। या इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कहते हैं भैया संधि स्वर वर्ण। क्या कहते हैं भैया? संधि स्वर वर्ण। या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कह देते हैं गुरु स्वर वर्ण। गुरु स्वर वर्ण। ठीक, या इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग कह देते हैं बड़ा स्वर वर्ण। या इसी को और क्या कह सकते हैं? तो इसी को हम लोग कह देते हैं द्वैमात्रिक स्वर वर्ण। क्या कहते हैं? द्वैमात्रिक स्वर वर्ण। ठीक है, बात करें इनकी संख्याओं की कि इनकी संख्या कितनी होती है, तो भैया इनकी जो संख्या मानी गई है इनकी संख्या होती है 7। कितनी होती है? 7। कौन कौन होते हैं? तो इसमें जो वर्ण सम्मिलित होते हैं इसमें आता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, ऐ, ओ और क्या आता है? औ आता है। तो 1 2 3 4 5 6 7 वर्ण आपके हो गए। इन 7 वर्णों को हम क्या कहते हैं? तो इन 7 वर्णों को हम दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। तो अगला क्या है? तो अगला भैया ह्रस्व स्वर। क्या है? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व नहीं है, प्लुत स्वर वर्ण है। ह्रस्व तो आगे हम लोगों ने पढ़ लिया।
प्लुत स्वर वर्ण। क्या भैया? प्लुत स्वर वर्ण। ठीक है, तो ये चीजें हमारे समझ में आ गई हैं, उसको हम लोग स्वतंत्र रूप में फिर से यहां से पढ़ते हैं ना। पहले इतना हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसको पढ़ना शुरू कर देते हैं। यदि आपसे पूछा जाए भैया कि मात्रा काल के आधार पर स्वर वर्णों के कितने भेद होते हैं, मात्रा काल के आधार पर जो स्वर वर्णों के भेद होते, कितने भेद होते हैं? 3 होते। कितने होते भैया? 3 होते हैं। पहला ह्रस्व स्वर होता है, दूसरा दीर्घ स्वर होता है, तीसरा प्लुत स्वर वर्ण होता है। ठीक है, तो ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है? तो ह्रस्व स्वर वर्ण की संख्या 4 होती है ना। ये इनके क्या है? उपनाम है। ह्रस्व स्वर को ही हम मूल स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर को ही हम लघु स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर को ही हम छोटा स्वर कहते हैं, ह्रस्व स्वर को ही हम एकमात्रिक स्वर वर्ण भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं? तो छोटा, छोटी, छोटा ऊ और क्या आता है? री आता है। ठीक, हाँ ध्यान रहे, ये छोटा, छोटी, छोटा ऊ बोलने का कारण क्या है? क्योंकि हम लोग जो पढ़ाई करते हैं वो किसमें? हम लोग मातृभाषा का सहयोग करते किसी भी चीज को पढ़ाते हैं, इसलिए छोटा वाक्य इसकी वास्तविक उच्चारण की जो स्थिति होती है वो क्या है? अ, ई, उ और री। ठीक, यहां पर दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण के उपनाम समझते तो दीर्घ स्वर वर्ण को ही हम लोग क्या कहते हैं? संधि स्वर वर्ण कहते हैं, लघु स्वर वर्ण कहते हैं, बड़ा स्वर वर्ण कहते हैं और द्वैमात्रिक स्वर वर्ण भी कहते हैं। इसका जो प्रतीक चिन्ह होता है वो यस की आकृति होता है, ऐसे होता है, जिसका मतलब होता है 2 मात्रा। ठीक है, यदि पूछे दीर्घ स्वर वर्ण की संख्या कितनी, तो इसकी संख्या होती है 7। कौन कौन? तो आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक, और अगर इसके परिभाषा की बात करें तो परिभाषा का निर्माण हम लोग यहीं से कर सकते हैं। देखिए, द्वय और मात्रा, अर्थात जिन वर्णों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उनको हम द्वैमात्रिक या दीर्घ स्वर या संधि स्वर या गुरु स्वर या बड़ा स्वर या द्वैमात्रिक स्वर वर्ण कहते हैं। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग क्या पढ़ते हैं? इस प्लुत स्वर वर्ण के विषय में। ठीक, चलिए इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए आगे चलते हैं। चलिए यहां लिखते हैं इसको, प्लुत स्वर वर्ण। ठीक है, या इसका उपनाम है भैया, इसको हम कहते हैं त्रय मात्रिक स्वर वर्ण। ठीक है, यदि इसका प्रतीक चिन्ह पूछा जाए, प्रतीक चिन्ह, देखिए चिन्ह शब्द भी परीक्षा में पूछा जा चुका है वर्तनी शुद्धि में। ठीक है, चिन्ह शुद्ध रूप से लिखा कैसे जाता है? ये समीक्षा अधिकारी का पेपर 2016 में हुआ था, समीक्षा अधिकारी, वहां पूछा गया था शुद्ध चिन्ह कैसा लिखा जाता है। ठीक है, तो इसका जो प्रतीक चिन्ह बनता है वो क्या होता है? तो वो ये 3 की आकृति होता है। ठीक है, यदि आपसे पूछे कि प्लुत स्वर वर्णों की संख्या कितनी होती है, संख्या पूछे, तो इसकी जो संख्या मानी गई भैया वो संख्या होती है 8। कितनी होती है? 8 होती है। 8 में कौन कौन लोग आते हैं? तो इस 8 में जो आते हैं वो आता है अ, आ। ठीक है, इसी में आता है ई, ऊ, ए, ऐ, ओ और औ। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8। टोटल संख्या कितनी होगी भैया? 8 हो गई। ठीक, अब ये जो प्लुत स्वर वर्ण रहे इनकी स्थितियां थोड़ा समझना हमें पड़ेगा कि वास्तव में प्लुत स्वर वर्ण जो थे इनका प्रयोग जो था वो पहले कहां होता था? वेदों में देखने के लिए मिला है। कहां?
वेदों में देखने के लिए मिला है। क्योंकि आपको पता है कि वेदों की जो शुरुआत, वेदों में जो मंत्र लिखे जाते थे, उन मंत्रों की शुरुआत जो होती थी वो होती किससे थी? ओम से होती थी। किससे? ओम से होती थी। तो जो किसी भी मंत्र का जो उच्चारण होता था उसमें ओम पहले उच्चारित होता था। ओम दौ शांतरिक्षः शांत पृथ्वी शांतिरापः शांतरुषधयो शांति विशर्वे देव। अब इसमें ओम से उच्चारण हुआ, है ना। ऐसे बहुत सारे मंत्र, ऐसा नहीं, जितने भी उसमें मंत्र लिपिबद्ध हैं उनकी स्थिति जो है वो ओम से होती थी। ओम शहनावतु शहनौ भुनतु शः वीर्यं करवावहै तेजस्विनाम दतमस्तु मा विद्विषावहै। तो ये ओम से जो उच्चारण की स्थिति होती थी, तो ओम, अब ओम नहीं कहते हैं, वरन कहते कैसे? ओम। तो ओम कहने की वजह से ही ये प्लुत स्वर वर्ण का बोध होता वहां पर। ठीक है, किसका? प्लुत स्वर वर्ण का बोध होता है। इसका यदि प्रतीक चिन्ह पूछा जाए तो ये 3 की आकृति होती है, और इसकी संख्या पूछी जाए तो इसकी संख्या होती है 8। इस पर अभी तक प्रश्न पूछे कैसे गए हैं, प्रश्न का टाइप हम लोग थोड़ा समझेंगे कि प्रश्न कैसे इसमें पूछे गए हैं, हम लोग समझेंगे। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जा चुका पेपर में कि ओम में प्लुत स्वर है, प्लुत स्वर है। ऑप्शन दिया गया ए, वी, सी और डी ऑप्शन दिए गए। ठीक, इसमें एक ऑप्शन दिया गया ओ, एक ऑप्शन दिया 3 की आकृति, एक ऑप्शन दिया मां, और एक इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन बना। अब बताइए चुनाव किसका करेंगे, कौन सा इसमें सही है? कौन सा सही है? ए, बी, सी या फिर डी? तो इसमें सही जो है वो क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। क्यों? क्योंकि इसका नियम क्या है, नियम समझो। नियम इसका ये है कि ये क्या है? ये प्लुत का चिन्ह है। प्लुत के चिन्ह के पूर्व वाला वर्ण ही क्या माना जाता है भैया? प्लुत स्वर वर्ण माना जाता है। इसमें भी आपको ध्यान रखने का विषय वस्तु यह है कि ये इनकी संख्या तो 8 है, लेकिन जब ये आपको मिलेंगे तो ये ऐसे स्वतंत्र रूप में नहीं मिलते हैं, इनके साथ ये 3 की आकृति लगी हुई होती है। 3 की आकृति, ये देख रहे हैं ना, ये इसमें लगा होना चाहिए, ये जरूर लगा हुआ होगा, तब ये प्लुत माना जाएगा, अन्यथा ये प्लुत की श्रेणी में नहीं आएगा। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। अब ये चिन्ह के आगे वाला वर्ण क्या हो गया? प्लुत हो गया। अब इसको हम आ नहीं पढ़ेंगे, वर्ण क्या पढ़ेंगे? आ। इसको क्या पढ़ेंगे? आ। इसको क्या पढ़ेंगे? ई। तो इस पर लंबे समय तक आपको 3 वर्णों तक का समय लेना पड़ेगा, कि 3 वर्णों के उच्चारण में जितना समय लगता है उतना समय लेते हुए इनको आपको बोलना पड़ेगा। ठीक है, जैसे एक प्रश्न और देख लेते हैं। अगर ये प्रश्न भी पेपर में आ चुका है, यदि पूछ ले, राम में प्लुत स्वर है। ठीक है, और फिर ऑप्शन बनाइए, फिर ऑप्शन दे, ए ऑप्शन, बी, सी और डी, ऐसे 4 ऑप्शन दे दे। इस बार उसने क्या किया? रा ऑप्शन बनाया, 3 की आकृति बनाई, आ बनाया, और लास्ट में ये बना दिया। आप किसका चुनाव करोगे? इसमें कौन सा सही माना जाएगा? ए सही माना जाएगा, या बी, या सी, या फिर डी? तो इसमें सही माना जाएगा आपका सी सही माना जाएगा। क्यों माना जाएगा वो कारण समझिए। देखो, रा को आप अलग अलग करके देखिए। रा को जब आप अलग अलग करते हैं तो रा के नीचे जैसे ही हल लगाएंगे, इसमें से जो बड़ा आ है वो बाहर आ जाएगा, और उसके बाद में 3 की आकृति आ जाएगी, उसके बाद में ये मा वर्ण आ जाएगा। अब बताओ, इस 3 के आकृति के पूर्व वाला वर्ण क्या हुआ? बड़ा आ ही तो हुआ, अर्थात सही क्या होगा? बड़ा हो जाएगा। मैंने यही तो कहा कि 3 के आकृति के पूर्व वाला वर्ण क्या होता है? प्लुत स्वर वर्ण होता है। क्या होता है? प्लुत स्वर वर्ण। और प्लुत स्वर वर्ण की श्रेणी में वैसे भी आपको थोड़ा सा समझना चाहिए कि आएंगे कौन कौन से वर्ण। या तो छोटा आ आ सकता है, या तो बड़ा आ आ सकता है, बड़ी ई आ सकता है, बड़ा ऊ आ सकता है, या ए, ऐ, ओ, औ, यही वर्ण आ सकते हैं। इसके अलावा वैसे भी आ भी नहीं सकते हैं। ठीक है, क्योंकि प्लुत की स्थिति इन्हीं 8 वर्णों की होती ही है। चीज समझ में आई? चलिए, बड़ी अच्छी बात है। तो आज की इस क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। इसके आगे की चीजें हम लोग अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।